हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का किरस स्टडी सेंटर। कक्षा 10 विज्ञान आज हम पढ़ने वाले हैं। क्लास शुरू होने से पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 9 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके पार्ट 2 हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और सुना। आज पार्ट 3 हमने उत्तर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना उसके उपयोग पढ़ चुके। आज पढ़ेंगे उत्तर दर्पण का प्रतिबिंब बनना, यानी उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब बनने के 4 नियम हैं। इस स्लाइड में हम लोग 2 पढ़ेंगे। पहला नियम क्या बोलता है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें। देखो, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जा रही हैं। पहले थ्योरी समझ लो। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आप समझो पुनः, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें, देखो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जा रही हैं। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, अब देखो यहां से गई टकराकर परावर्तन हुआ है ना, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जो मुख्य फोकस देखो एफ है, ये देखो यहां से आती हुई, यही मान देना कि ये यहां से ना आकर के यहां से आती हुई प्रतीत होती है। बस यही है इसमें। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम हमारा ये कहता है, उत्तर दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाले, उत्तर दर्पण के मुख्य फोकस से उत्तर दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला प्रकाश, गुजरने के कहां से आ गया? उत्तर दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला प्रकाश परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। हो जाती है नहीं, हो जाता है। यानी जो कहने का मतलब ये, उत्तर दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला प्रकाश, उत्तर दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला प्रकाश परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। परावर्तन देखो, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। फोकस से गुजरने वाला प्रकाश परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। बस ये 2 नियम वो है। पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा बोलता है, उत्तर दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला प्रकाश परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। क्या इसमें है? अगली स्लाइड पे चलते अपने। नियम नंबर 3 क्या कहता है? ये 3 है, ये 4, यही 4 उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। देखो चौथा क्या कहता है? वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन जो दर्पण के वक्ता केंद्र से गुजरती हैं, परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट आती है। कहने का मतलब यह है कि वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें, जो वस्तु से आ रही हैं, परावर्तन जो दर्पण के वक्ता केंद्र से गुजरती हैं, क्या से गुजर रही है? दर्पण के वक्ता केंद्र से गुजरती है। परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। देखो ये प्रकाश की किरण आई और पुनः उसी दिशा में लौट गई। भाई ये आने का चिन्ह होता है, ये जाने का। प्रकाश की किरण आई, उसी दिशा में वापस लौट गई। ठीक है, तो हमने आराम से समझा कि वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन जो दर्पण के वक्ता केंद्र से गुजरती है, परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। नियम नंबर 4 बोलता है कि उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती हैं। देखो उत्तर दर्पण के बिंदु P की ओर, उत्तर दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। तिर्यक दिशा में आपतित किरण और तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो गई। भाई ये आपतित हो गई, ये परावर्तित किरण देखो तिर्यक रेखा में आई और तिर्यक रेखा में ही तिरछी आई और तिरछी चली गई। यहाँ तक ठीक है? तिर्यक दिशा में परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती है। जो आपतित किरण तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती है। मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती है। देखो कोण आई हो गया, कोण
और हो गए। पुनः मैं समझे, उत्तर दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित, तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती, तिर्यक दिशा में आपतित होती, तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि चारों नियम आपको समझ में आया होगा। चलते अगली स्लाइड। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि उत्तर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब बनता वो नहीं, बनने के नियम पढ़े हमने, कैसे प्रतिबिंब बनता। अब पढ़ेंगे उत्तर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अभी तक तो हमने उसके नियम पढ़े, अब पढ़ेंगे बनना। देखो, दो ही प्रकार है बनना, अवतल में तो 6, इसमें 2 है। देखो, उत्तर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। नंबर 1, वस्तु की स्थिति, टेबल जरूर याद रखना। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब आकार, प्रतिबिंब की पकड़। देखो, अनंत पे, यदि वस्तु हमारी अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब हमारा F पर दर्पण के पीछे बनेगा, यानी फोकस F पर दर्पण के पीछे बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। दूसरी स्थिति, अनंत तथा दर्पण ध्रुव P के बीच किसी भी स्थान पर, अनंत और दर्पण ध्रुव किसी भी स्थान पर हमारी वस्तु होगी तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा P तथा F के बीच में बनेगा, वस्तु से छोटा होगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। 2 ही प्रकार से इसमें प्रतिबिंब बनता है। तो नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, और अनंत का मतलब समझते हैं ना, तो देखो आराम से समझना, पहले परिभाषा इसकी समझो। उत्तर दर्पण के सामने अनंत पर रखी वस्तु AB का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा अत्यधिक छोटा दर्पण के पीछे फोकस F पर बनता है। पुनः एक बात समझो, उत्तर दर्पण के सामने अनंत पर रखी वस्तु, उत्तर दर्पण के सामने, इसमें कालिक किधर को होगी, ये लोग कालिक की दे रहा हूं, आप लोग अपने हिसाब से अच्छे से करना यार, क्या समस्या है। उत्तर दर्पण के सामने अनंत पर रखी वस्तु AB, ये जो हमारी AB रखी है ना, ये हमारी क्या है, वस्तु है, ये AB मेरी वस्तु है। का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, आभासी बनेगा एवं सीधा बनेगा। छोटा, दर्पण के पीछे फोकस F पर, कहाँ भी बनेगा, दर्पण के पीछे फोकस F पर। जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है ये बन रहा है, तो बिल्कुल देखो बिंदु आकार का छोटा है और लेकिन आभासी एवं सीधा है। तो आप लोग एक कंडीशन समझ चुके कि जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। उत्तर दर्पण के सामने अनंत पर रखी वस्तु का AB का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा अत्यधिक छोटा दर्पण के पीछे फोकस F पर बनता है। तो अच्छे तरीके से समझ चुके। दूसरा पे चलते, अनंत तथा दर्पण ध्रुव P के बीच में जब स्थान पर वस्तु रखी हो तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो P तथा F के बीच में बनेगा, वो भी सचित्र वर्णन के साथ पढ़ेंगे। एक स्थिति हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरी क्या है, 2 ही स्थिति इसकी है, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में हो। देखो, अनंत और दर्पण का ध्रुव P के बीच में है वस्तु हमारी, ये P होगा। पहले आराम से अपनी हम परिभाषा समझते हैं, परिभाषा पढ़ने के बाद फिर स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जो आपके समझ में ना आए। देखो क्या माना, जब वस्तु AB उत्तर दर्पण के सामने अनंत तथा दर्पण ध्रुव के बीच कहीं भी रखी हो, यानी दर्पण के ध्रुव अनंत के बीच में, ये नहीं कहीं पर भी हो सकती, बीच में। B से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तर दर्पण से परावर्तित होकर फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है तथा B से चलने वाली दूसरी किरण दर्पण पर लंबवत पड़ती है, जो दर्पण से परावर्तित होकर उसी मार्ग पर वापस लौट जाती C और वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। B से निकलने वाली दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात B डैश से आती हुई प्रतीत होती हैं, अतः B का प्रतिबिंब B डैश से आभासी, सीधा अथवा वस्तु से छोटा। देखो, मैंने बहुत कोशिश की इसको छोटा बनाने की, लेकिन जितना हो सका इतना छोटा भी ना बना दे कि आपको समझ में भी ना आए, जितना हो सका मैंने उतना बनाया, कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। फिर आप लोग इतना तो लिखना ही होगा ना, फिर काफी क्या लिखोगे एग्जाम में जाकर। तो अब आराम से समझते हैं अपना सचित्र चित्र सहित। क्या दिया हुआ, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में। देखो, अनंत तो कहीं भी दर्पण के ध्रुव P के बीच में ही वस्तु कहीं पर भी हो सकती है, ठीक।
जब वस्तु ए बी उत्तर दर्पण के सामने अनंत तथा दर्पण ध्रुव के बीच कहीं पर भी रखी हो, यहाँ तक ओके, ये मेरी वस्तु हो गई ए बी। बी से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, बी से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तर दर्पण से परावर्तित होकर फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। देखो बी के मुख्य अक्ष, ये देखो जा रही किरणें यहाँ पे परावर्तित होकर वापस लौट गई, लेकिन ये कहाँ पे मुख्य बी से आ रही है, फोकस एफ से आती हुई प्रतीत हो रही। हमें ये प्रतीत हो रहा है कि ये फोकस एफ से आ रही है, वो इसमें लिखा हुआ है। तथा बी से चलने वाली दूसरी किरण दर्पण पर लंबवत पड़ती है। बी से चलने वाली दूसरी किरण ये देखो दर्पण पर कैसी पड़ रही है, लंबवत पड़ रही है, जो दर्पण से परावर्तित होकर उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। देखो जो दर्पण से परावर्तित होकर उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, ये देखो गई और फिर यहीं से वापस लौट आई, ये जाने का तीर, ये आने का तीर। यहाँ तक ओके। सी और वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। कहाँ से प्रतीत होती है, सी और वक्रता केंद्र, ये मान लो सी से ये किरण आ रही है, आती हुई प्रतीत होती है। बी से निकलने वाली दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात बी डैश से आती हुई प्रतीत होती है। तो जो दोनों किरणें ये भी और ये भी परावर्तन के पश्चात यही मान रहे हैं कि बी से आ रही है, देखो ये दोनों यहीं से निकल रही, बी से आती हुई प्रतीत होती है। अतः बी का प्रतिबिंब बी डैश है, ये बी का प्रतिबिंब ये बी डैश है, आभासी सीधा था वस्तु से छोटा। तो एक एक हेडिंग जैसे परिभाषा लिखी वैसे मैंने आपको समझाया, तो जाहिर सी बात अच्छी तरीके से समझ में तो आया होगा। अब पुनः एक बार समझते हैं केवल से। ये मेरा उत्तर दर्पण है, ये M1 है, M2, ये P है, ये F है, ये C है, ये हमारी ए बी वस्तु रखी। P था अनंत के बीच में मेरी वस्तु P रखी, ए बी मेरी वस्तु रखी। प्रकाश की किरण ये गई परावर्तन के पश्चात वापस लौट गई, एक प्रकाश की किरण ये गई परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पे वापस लौट आई। अब ये ऐसा मालूम दे रही कि फोकस एफ से आती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पे बंदा बैठा होगा, यहाँ से देखा जाए तो ये मान देगा कि ये एफ से आ रही और ये वाली किरण सी से आ रही, लेकिन दोनों कहाँ से जा रहे हैं, बी डैश से होकर के दोनों जा रहे हैं। अगर यहाँ से देखा जाए तो यही मान देगा, अगर यहाँ से देखा जाए तो ये मान देगा कि ये दोनों जो किरणें हैं ये बी से बी डैश से आ रही है। ठीक है, जब ये दोनों यहाँ पे प्रतीत होंगी, आपस में मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो जो हमारा देखो वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब छोटा सा बना, ये हमारा जहाँ पे दोनों किरणें मिलनी वहां पे मेरा प्रतिबिंब बनना, वही लिखाया था बी का प्रतिबिंब बी डैश है। आभासी सीधा था वस्तु से छोटा, आभासी सीधा और वस्तु से छोटा पर भी छोटा भी है हमारा प्रतिबिंब। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके पढ़ते उत्तर दर्पण के उपयोग। हम लोगों ने उत्तर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किन दो स्थितियों पर बनता हम लोग समझ चुके, अच्छी तरीके से पढ़ चुके। अब समझते हैं उत्तर दर्पण के प्रयोग। यानी जाहिर सी बात हमें दिमाग में आता होता कि उत्तर दर्पण का यानी इनका उपयोग कहाँ होता है, कहाँ होता है। तो देखिए उत्तर दर्पण के उपयोग नंबर 1, मोटर कारों ट्रकों में चालक की सीट के पीछे लगाया जाता है। जो ट्रक चलाते हैं या कार चलाते हैं, इनके देखना सीट के पास लगा होता है। सड़कों तथा बाजारों में लगे प्रकाश लैंपों में, जब आप बाजार जाते होंगे या रोड पर देखते होंगे तो जो लाइटें लगी होती है ना, इनमें उत्तर दर्पण का उपयोग होता है। साइड मिरर के रूप में, जैसे ये कार या मोटरसाइकिल लगभग ऊपर वाला सेम है, ये दोबारा लिख गया है। इसमें इसलिए लगाया, जैसे बाइक पे चलाई है ना, देखो दोनों तरफ शीशा लगे होते हैं ना, साइड मिरर होते हैं, क्योंकि जब इसमें हम पीछे से देखते, पीछे वाला चित्र, शीशा तो इतना बड़ा होता है ना उत्तर दर्पण का, लेकिन हमें पूरा चित्र दिखाई देता है पीछे, तो छोटे में हम बड़ी चीज देखने के लिए उत्तर दर्पण का उपयोग करते हैं। नंबर 4, दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में होता है। इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, दुकानों में सिक्योरिटी दर्पण के रूप में होता है। तो 4 ही प्रयोग रखिए, काफी आपके लिए। नंबर 1, मोटर कारों ट्रकों में चालक की सीट के पीछे लगाया जाता है, क्योंकि जो चालक है ट्रक चला रहा है, ये जो इसके पीछे वाहन आ रहे हैं उनका पूरा चित्र देख सके, रोड से देखना होगा ना, कभी कभी आप जब बाइक तो चलाई होगी तो देखना उसमें पूरा चित्र दिखाई देता है ना आगे का। इसीलिए सड़कों तथा बाजारों में लगे प्रकाश लैंपों में, प्रकाश के लैंपों में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि प्रकाश जो है अधिक फैले वहां पे। दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। किस दर्पण के रूप में, सिक्योरिटी दर्पण के रूप में। तो हम लोग उत्तर दर्पण के उपयोग अच्छी तरीके से पढ़े और समझे। अब समझते अपना गोली दर्पण परावर्तन की चिन्ह पर पाटी।
जो मेरा गोली दर्पण है इसके द्वारा जो परावर्तक की चिन्ह प्रभाते। तो देखो सबसे पहले बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बिंब कहाँ रखा जाता है? दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होगा। बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बिंब हमेशा दर्पण के कहाँ रखा जाएगा? बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होगा। जो दर्पण पर बिंब से प्रकाश किस ओर आपतित होगा? बाईं ओर आपतित होगा। दूसरा है मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी दूरियां होगी वो सब कहाँ से नापी जाएंगी? दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ओके, जो पुनः एक बात समझो, देखो बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी दूरियां होगी दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाएंगी। चलते अगली स्लाइड पे अपनी। देखो जो आप लोग दूरी मानते हैं ना, कौन सी माइनस की जाए कौन सी प्लस की जाए, बस वही इसमें है। लिखा मूल बिंदु से दाईं ओर प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस एक्स के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। अब बायां दायां में आपको समस्या आ रही क्या? देखो एक आपको चिन्ह परपाटी में बना दे रहा हूँ, यहाँ से समझना। जो मैथ के स्टूडेंट होंगे वो तो अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, लेकिन समझने में किसी को भी समस्या नहीं होगी, मैथ लिए हो या ना लिए हो। देखो हमेशा यहाँ पे 0 होता है, इधर जब आएंगे हम लोग तो प्लस, यहाँ पे माइनस होगा। तो नीचे वाली संख्या होती माइनस होती, ऊपर वाली प्लस होंगी। -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये चलती जाएंगी खाले तक, अनंत तक हो जाएंगी। ऊपर वाली क्या होंगी? +1, +2, +3, +4, +5, ये ऐसे चलती जाएंगी। इधर वाली क्या होंगी? +1, +2, +3, +4, +5 चलती जाएंगी। इधर वाली -1, -2, -3, -4, -5, -6। देखो ये जो होता है ये वाला -x अक्ष, ठीक है, और जो उधर वाला होता है ये क्या होता है? प्लस x अक्ष। ये होता है y प्लस वाला, ये होता है y माइनस। अब हम बायां दायां कैसे समझे? देखो ये जो होता है बायां है और ये जो होता है मेरा दायां है। अब यहां से समझ सकते हैं कि देखो जो ये इस 0 से खाले की दूरी होगी वो क्या होगी? माइनस में। जो 0 से ऊपर की दूरी होगी वो प्लस में। जो 0 से दाएं तरफ होगी वो प्लस की। जो 0 से ये बाएं तरफ है तो वो कैसी होगी? माइनस की होगी। यहाँ तक ओके, आप लोग ये समझ चुके हैं। अब समझो मूल बिंदु से दाईं ओर, मूल बिंदु ये है और दायां किधर है? इधर है ना, दाईं ओर। प्लस एक्स अक्ष, देखो प्लस एक्स अक्ष दिया है ना, प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती। एक्स मूल बिंदु से एक्स अक्ष की ओर यानी दाएं तरफ मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती। जितनी भी 0 से हम इधर को नापेंगे दाएं तरफ वो सारी दूरियां जो होगी हमारी धनात्मक होंगी। मूल बिंदु के बाईं ओर, मूल बिंदु से बायां इधर है बाईं ओर, -x अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी। जो मूल बिंदु से जब हम बाईं तरफ जितनी भी दूरियां होंगी वो सब हमारी कैसी होंगी? माइनस की होंगी। ओके, चौथा नंबर का मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर देखो +y के अनुदिश, ये देखो +y के अनुदिश मापी जाने वाली सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। जो हम दूरियां ऊपर की तरफ मापेंगे वो सब हमारी कैसी होंगी? धनात्मक की होंगी। मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर -y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी। कैसे होंगी?
माइनस क्यू होंगी। तो आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि कौन माइनस क्यू होंगी दूरियां, कौन सी प्लस क्यू होंगी। पुनः एक बात समझो, मुख्य अक्ष के दाईं तरफ जो दूरियां होंगी वो प्लस क्यू होंगी, और जो ऊपर होंगी वो प्लस क्यू होंगी। जो नीचे की तरफ होंगी माइनस क्यू होंगी, और जो बाईं तरफ होंगी वो माइनस क्यू होंगी। तो अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोगों को एक कोई शायद बताता नहीं है, उत्तर दर्पण अवतल दर्पण में आपको हिंट दे रहा हूँ कि कौन सी दूरियां, कौन सा दर्पण में हम माइनस रखेंगे, किस में कौन सी प्लस रखेंगे। चलते अगली स्लाइड पे। हम लोगों ने दूरियां समझ ली कौन सी माइनस में रखनी है, कौन सी प्लस में, ऊपर नीचे, एक्स अक्ष माइनस एक्स अक्ष वाई अक्ष। अब समझते हैं अपना दर्पण सूत्र। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u दर्पण सूत्र है। इसमें जो v है प्रतिबिंब की दूरी ये, और जो u है वस्तु की दूरी, ये क्या है हमारी वस्तु है, ये क्या मेरा प्रतिबिंब, ये क्या है हमारी फोकस। f जो हमारी फोकस दूरी है। दर्पण सूत्र मेरा ये होता 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें f फोकस दूरी है, v वस्तु की दूरी नहीं, u वस्तु की दूरी है, और v जो है हमारी प्रतिबिंब की दूरी। अवतल दर्पण हमें ये समझना है इसमें कौन सी दूरी माइनस में रखनी, कौन सी प्लस में। हम लोग सचित्र तो पढ़ चुके हैं, पुनः एक बार समझो। अवतल दर्पण में सभी मान माइनस में होंगे। जो हमारा अवतल दर्पण होता है इसके मान सभी किस में होंगे, माइनस में होंगे। लेकिन केवल प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में लेते हैं। कहने का मतलब यह है जो अवतल दर्पण मेरा होता है इसमें सभी दूरियां यानी सभी मान माइनस में लेंगे। सिर्फ और सिर्फ प्रतिबिंब की ऊंचाई जो h होगी उसको हम प्लस में लेंगे। हमें दी बेशक मान हो प्लस में, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम लेंगे माइनस में। तो अवतल दर्पण में जितने भी मान होते सभी हम माइनस में लेते हैं, सिर्फ प्रतिबिंब की ऊंचाई को प्लस में लेते हैं। यहाँ तक ओके। उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में सभी मान प्लस में, सिर्फ u माइनस में लेते हैं। यानी जो उत्तल दर्पण होता है इसमें सभी मान हम प्लस में लेंगे, जितने भी मान सभी मान हम प्लस में लेंगे, सिर्फ वस्तु की दूरी यानी कि u हम माइनस में लेंगे। तो हमारा जो निष्कर्षण निकलता है दोनों में क्या निकलता है भाई, जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को देखें, देखो इसमें भी सभी मान माइनस में है, सिर्फ h जो है ऊंचाई जो है प्लस में लेंगे। इसमें भी सभी मान प्लस में, सिर्फ u माइनस में। इन निष्कर्षण दोनों से निकलता तो वस्तु की दूरी u सभी में माइनस की ही रहती है। या नोट कर लो यहाँ पे u हमेशा माइनस में। ओके बच्चों। तो उत्तल दर्पण में बात करें या बात करें अवतल दर्पण की, u जो होता है हमारा वस्तु की दूरी सभी में माइनस की ही रहती है। यहाँ तक ओके। चलो अब समझते हैं अपना रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई के अनुपात को। जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है या जो वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी एक नंबर में पूछ भी सकता है कि रेखीय आवर्धन को किस से प्रदर्शित करते हैं, तो किससे बताएंगे हम लोग, m से। तो वही इसमें दिया हुआ कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं, m से करते हैं। देखो m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, h डैश बटे h। जो h डैश होता है ये प्रतिबिंब की लंबाई होती है, जो वस्तु की लंबाई होती है वो h होता है। m बराबर माइनस v बटे। हम लोग आराम से अपना समझे रेखीय आवर्धन, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। दर्पण सूत्र हमने समझा कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। हमें कौन सी दूरियां माइनस में लेनी, कौन से मान प्लस में लेने। अवतल दर्पण में सभी मान माइनस के होते हैं, सिर्फ ऊंचाई को प्रतिबिंब। एक बात क्या, उत्तल दर्पण में सभी मान प्लस में होते, सिर्फ
वस्तु की दूरी u माइनस v होती। तो दोनों को कुल मिला के एक पॉइंट निकलता, जो u होता मेरी वस्तु की दूरी दोनों दर्पणों में माइनस की ही होती है। यहाँ तक ओके बच्चों, आगे चलते हैं। देखो बच्चों, हम लोगों ने रेखीय आवर्धन को अच्छी तरीके से पढ़ा और समझा कि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब रेखीय आवर्धन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे नंबर एक क्या बता रहा, अगर m का मान ऋणात्मक तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। कहने का मतलब यह है m से किसको प्रदर्शित करते हैं, रेखीय आवर्धन को। रेखीय आवर्धन क्या है, वस्तु के एवं प्रतिबिंब की लंबाई की अनुपात को। m से हम रेखीय आवर्धन को प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवर्धन मतलब m। अगर m का मान ऋणात्मक मतलब माइनस का, तो यहाँ पे लिख दे प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक कब होगा, जब m का मान माइनस में आएगा। नंबर एक। नंबर दो, अगर m का मान धनात्मक यानी कि प्लस, तो प्रतिबिंब आभासी सीधा होगा। यदि रेखीय आवर्धन का मान धनात्मक आता है, प्लस का आता है, तो प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा एवं सीधा होगा। नंबर तीन क्या बोल रहा है, m का मान 1 तो प्रतिबिंब आकार के वस्तु के आकार के बराबर। यदि m का मान 1 है, यदि रेखीय आवर्धन का मान 1 है, कहने का मतलब इसमें यह है कि यदि m का मान 1 है, रेखीय आवर्धन का मान 1 है, तो मेरा जो प्रतिबिंब है वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। जैसे ये वस्तु है, इसका m का यदि मान 1 आता तो इतनी बड़ी वस्तु इतना बड़ा ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर पॉइंट। 4 नंबर क्या बोल रहा हमारे पास, m का मान 1 से छोटा तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। जो m है, यदि m का मान 1 से कम आता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा। नंबर 4 हो गया 5, समतल दर्पण का आवर्धन सदैव 1 होता है, प्लस 1 होता है। जो हमारा समतल दर्पण होता है, इसका मान सदैव +1 ही होता है। और प्लस चिन्ह दर्शात आभासी चिन्ह दर्शा प्लस चिन्ह आभासी दर्पण दर्शाता है। नंबर 6, m बराबर यदि माइनस की वैल्यू तो दर्पण अवतल होगा। यदि m बराबर, मिनट, ये वाला हमने कुछ उससे कोई समस्या नहीं। समतल दर्पण का मान सदैव +1 होता है। जो समतल दर्पण मेरा होता है उसका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। m बराबर माइनस, यदि m की ये वी का मान क्या है, वैल्यू, यानी कि जो मान होगा m का, यदि माइनस तो दर्पण अवतल है। यदि m का मान माइनस में जाएगा तो हमारा दर्पण कैसा होगा, अवतल होगा। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। पुनः एक बार समझते हैं। देखो, रेखीय आवर्धन क्या होता है, वस्तु की लंबाई एवं प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते, रेखीय आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते बच्चा, m से। उसमें भी कंडीशन दे रखी है 6 कंडीशन, तो और 2-4 थी, लेकिन मैंने आपको मेन लिखाई हुई है, ज़्यादा क्या जरूरत, जितना पूछा उतना काफ़ी है हमारे लिए। नंबर 1, अगर m का मान माइनस में है तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा। ये पूछ दे क्वेश्चन, हमारा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बन रहा है, तो रेखीय आवर्धन का मान किस में होगा। जाहिर सी बात है, जब हमारा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बन रहा है तो हमारा जो रेखीय आवर्धन का मान होगा माइनस का होगा। ये पूछे प्रतिबिंब मेरा आभासी एवं सीधा कब होगा, जब प्रतिबिंब का मान रेखीय आवर्धन का मान प्लस में होगा या माइनस में। तो अगर m का मान प्लस में तो आभासी सीधा होगा। यदि आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि m का मान जो है हमारा प्लस में होगा। यदि हमारा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बन रहा है, जितनी बड़ी ये वस्तु है तो इतना बड़ा ही मेरा प्रतिबिंब बन रहा है, तो m का मान 1 होगा।
यदि इतनी बड़ी वस्तु है, मेरा छोटा सा बन रहा है प्रतिबिंब आधे में समझ लो, तो m का मान जो होगा 1 से कम होगा। कोई दे रखा है ना, m का मान 1 तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर। m का मान 1 से छोटा तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। समतल दर्पण का आवर्धन सदैव +1 होता है। ये पूछ दे आपसे कि किस दर्पण का आवर्धन सदैव 1 होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ना कि किस दर्पण का आवर्धन सदैव +1 होता है, तो किसका बताएंगे हम लोग, समतल दर्पण का आवर्धन सदैव 1 होता है। m बराबर यदि वैल्यू माइनस की है, या ऐसे लिख लो m का मान माइनस, अब आगे लिख लो, तो दर्पण जो है अवतल होगा। ये पूछ दे हमसे, हम कैसे जानेंगे कि ये दर्पण अवतल है या उत्तल है। यदि m का मान माइनस का आ रहा है तो हमारा दर्पण कैसा होगा, अवतल होगा। यहाँ तक ओके। आप लोगों को जो भी टॉपिक अभी तक समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मैंने टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं हमसे बेझिझक। यदि कोई क्वेश्चन ना हल हो रहा है तो उसकी फ़ोटो खींचिए, टेलीग्राम ग्रुप पे भेजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। देखो हम लोगों ने इसमें क्या समझा कि उत्तल दर्पण बनने के नियम, 2 स्थितियों में ही उत्तल दर्पण बनता है, उसके मैंने उपयोग समझे, देखिए आवर्धन अपना समझा, टॉपिक वाइज कौन माइनस का लेते हैं, कौन चीज़ प्लस की लेते हैं, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैंने समझी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो आप लोगों के समझ से अभी बाहर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।